Hello students, we will continue with how metals and non-metals react. How metals and non-metals react. तो metals क्या होते हैं? metals वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब जब आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे and become positive ion. So they are called electropositive element. Atomic number of sodium is 11 and its electronic configuration is 281. तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है. तो ये एक देगा के साथ लेगा, ये एक दे देगा और देने के बाद इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Na+ हो जाएगा. अब इसे ऐसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर इज़ 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो बन गया 28. सिमिलरली मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और बन जाता है 28. नाउ कम नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 या 3. नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 5, या तो 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे. तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है. 5 वाला 3 गेन करता है, 6 वाला 2 गेन करता है और 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287. तो इट हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने करने हैं? 8 करने हैं. तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड बिकम Cl-. तो अब ये आपको पता चल गया कि नॉन मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाते हैं. अब ये क्या है कि Cl ने क्या किया? Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड बिकम Cl-. एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 17, Cl इज क्लोरीन, दैट इज़ 287. तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इट बिकम 288. नाउ कम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2,6. तो ये क्या करेगा? इसने 8 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड बिकम O2-, दैट इज़ 2,8. अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. Show the formation of sodium chloride, that is NaCl, and CaCl2 या MgCl2. अब देखो NaCl के आउटर मोस्ट शेल में हमने ऊपर डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है कि इसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है. अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया. अब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? Cl के पास. अब बन गया NaCl. द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. तो इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा. Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसने लेना है और ये दोनों मिलके NaCl बना लेते हैं. Then the attraction between the sodium ion and chloride ion result in the formation of sodium chloride molecule. Similarly आप मैग्नीशियम क्लोराइड का भी शो कर सकते हो कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और बन गया Mg+2. क्या बना? Mg+2. और क्लोरीन तो एक ही लेगा
तो अब क्लोरीन ने एक लेने हैं तो ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन ले आएगा और 288 बन जाएगा। तो ये बन गया MgCl। अब एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, सो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना है, 12 है। तो जब एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा, Mg2+। जबकि Cl का तो 287 है, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मैग्नीशियम कहता है मैंने तो 2 देने हैं, Cl कहता है मैंने 1 लेना है। तो Cl जाके एक दूसरे Cl को ले आएगा तो कितने Cl हो जाएंगे, 2 Cl, और बन जाएगा MgCl2। तो जो अब ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लूजिंग और गेनिंग से बनते हैं उन्हें कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स formed by transfer of electrons from a metal to a non-metal. Transfer of electrons from metal to a non-metal is called ionic compounds. Now properties of ionic compounds, very important. First of all, they are formed by transfer of electrons and they are made up of ions. They are crystalline solid. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन आ जाता है इस पर कि वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कंप्लीट लूजिंग और गेनिंग होता है तो हाई न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो यदि उस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें तोड़ना है तो हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई हीट देनी पड़ेगी। Therefore, they are known as high melting point. They have high melting and boiling point. Next come they are soluble in water. अब NaCl है, नमक है, वो तो पानी में soluble होता है, पर जो वाटर में soluble है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में insoluble होते हैं। तो they are soluble in water but insoluble in organic solvents like petrol, kerosene, etc. They conduct electricity in molten states or in solution. अब क्वेश्चन आ जाता है वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज देखो यदि NaCl बना है तो वो किससे बना है, Na+ और Cl- से, तो मीन्स आयन फॉर्मेशन हुई है। तो जैसे ही मोल्टन स्टेट में ये आते हैं या इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो दे गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस and ions conduct electricity. Now come occurrence of metals. Some metals like gold, silver, platinum etc. ये तो free state में मिलते हैं because they are noble metal, they are least or unreactive. अब most metals are found as oxides, carbonate, sulfide and halide form. Now come mineral. What are minerals? Minerals are the elements or the compounds which occur naturally inside the earth crust. और वो मिनरल जिनसे हमें कोई मेटल मिलता है उसे हम कहते हैं ओर। तो डिफाइन ओर, ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजीली। अब जब ओर ज़मीन से निकालते हैं तो अब ऐसा तो नहीं कि भगवान ने कोई कंटेनर रखा हुआ है और उसमें प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिल गया, उसके अंदर मिट्टी भी होगी, प्लांट्स भी उगे होंगे, रूट्स चिपकी हुई होंगी। तो ये जो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो प्रेजेंट होती हैं ओर में उन्हें कहते हैं गैंग। दैट इज़ रॉक पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, क्ले पार्टिकल एट्सेट्रा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। How metals are extracted from the ores? So metals are extracted from their ores in 3 steps. Very important कि 3 मेन स्टेप्स होते हैं जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
ये स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि जब ओर आपने ज़मीन को डिग किया, उसके अंदर से ओर निकाला, वो तो गंदा है, अब उस ओर को साफ करना है, उस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आयरन का ओर है तो मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, कॉपर है तो फ्लोटेशन कर लेते हैं। अब आपका ओर साफ हो गया। अब उस ओर को आपको चेंज करना है मेटल ऑक्साइड में। फॉर एग्जांपल, यदि आपका ओर उसका है सल्फाइड का है तो आप रोस्टिंग से उसे मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। यदि कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन से ऑक्साइड में चेंज करेंगे। अब जब मेटल ऑक्साइड बन जाता है तो उसके बाद उस मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज कर देते हैं। उस मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज कर देते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। उसके बाद जब मेटल आ जाता है देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल किया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कैसे करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर? कंसंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर बाय डिफरेंट मेथड। मैंने आपको बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो है उन्हें अलग कर दो। अब व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर? अब सबसे पहले ओर तीन तरह का होता है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से साफ किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम। जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इधर सल्फाइड और कार्बोनेट। ठीक है, इधर सल्फाइड और कार्बोनेट और कार्बोनेट ओर का क्या करते हैं? दिस इज कार्बोनेट ओर, एक्चुअली ये टेबल गलत है, दिस इज कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करते हैं एंड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन रोस्टिंग करते हैं। सल्फाइड नहीं, दिस इज कार्बोनेट ओर एंड कार्बोनेट ओर की जो है हम कैल्सिनेशन करते हैं। अब व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज रोस्टिंग? कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन इज conversion of carbonate ore into metal oxide. Carbonate ore means इसमें the ore is strongly heated in absence of air. For example, कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट है, उसको आपने strongly हीट किया तो बन गया कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गई, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? मेटल हो गया। In case of roasting, it is done in sulfide ore. इसमें metal is strongly heated in presence of oxygen और इससे फिर कॉपर ऑक्साइड बन गया। सपोज ये कॉपर सल्फाइड था और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब और क्या डिफरेंस होते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में? पहला तो दिस इज यूज फॉर कार्बोनेट ओर, दिस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर। फिर सेकंड, इन दिस ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग में ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व और रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। जब मेटल रिफाइन हो जाता है, जब मेटल आपका, जैसे आपने मेटल ऑक्साइड को फिर मेटल में चेंज किया, तो उसके बाद क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ मेटल की रिफाइनिंग की जाती है। पहले मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाया और उसके बाद मेटल की रिफाइनिंग कर। उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट 3, डिफाइन ओर, गैंग्यू, मेटलर्जी, व्हाट आर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स, एक्सप्लेन कैल्शियम ऑक्साइड, आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर, and why do we say, this is very important question, why do we say metals are electropositive and non-metals are
अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज. हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज. तो मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज जनरली एग्जिस्ट एज सल्फाइड ओर. सल्फाइड ओर की फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मरकरी. मरकरी का जो ओर है उसका नाम है सिनेबार. अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. Amalgam is the alloy of mercury, cinnabar is the ore of mercury. इसमें क्या करते हैं, इसमें मेटल को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं. जब क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करेंगे. जब इसे हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये किस में चेंज हो गया, मरकरी ऑक्साइड में, HgO में. और फिर जब इसे हीट किया तो इट फर्दर रिड्यूस टू मरकरी. अब आप ये देखो मरकरी सल्फाइड ऑक्सीजन की फॉर्म में की प्रेजेंस में रोस्टिंग किया, कन्वर्ट इनटू मरकरी ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड. और फिर मरकरी ऑक्साइड को हीट की प्रेजेंस में Hg+O2 में चेंज कर दिया. कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फाइड ओर बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. फिर वही कॉपर सल्फाइड है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया इसे बहुत ज़्यादा हीट तो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हुआ. कॉपर ऑक्साइड को फिर कॉपर सल्फाइड के साथ हीट किया तो कॉपर बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो गई. अब जो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं मेटल, उनके साथ क्या होता है. मेटल जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये हमें ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं. अब इनको इनके कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म से रिड्यूस करना ईजी है. नॉन ऑक्साइड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय ईदर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. मैंने आपको डिस्कस कर दिया है ये. तो व्हाट इज रोस्टिंग. रोस्टिंग इज हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. देखिए जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की फॉर्म में की प्रेजेंस में हीट किया तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई. कैल्सिनेशन, इट इज़ द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज कर देती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाती है. जैसे ZnCO3 हीट किया ZnO और CO2 में चेंज हो गया. अब जब ये ऑक्साइड और आ जाते हैं इनको फिर इनसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं. जैसे कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. तो जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट किया तो कार्बन इसकी ऑक्सीजन ले लेता है और ये जिंक अकेला रह जाता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज इवॉल्व्ड. Now come Thermit reaction. Sometimes the reactive metals like sodium, calcium, aluminium, अब ये तो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कार्बन इन्हें डिस्प्लेस नहीं कर सकता. जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है, इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो उसके लिए हमें एल्युमिनियम यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, उसके लिए हमें एल्युमिनियम यूज़ करना पड़ता है. तो मैंगनीज ऑक्साइड क्या होता है. मैंगनीज ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, मैंगनीज देता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड लिबरेट हो जाता है. उसके बाद आता है द रिएक्शन, मीन्स कि ये जो मैंगनीज ऑक्साइड था ये कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव था तो हमें कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यहाँ यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड and aluminium is highly exothermic and the metals are obtained in molten state. इस रिएक्शन को कहते हैं थर्मिट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल यदि हमने आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो हम आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन लिबरेट होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलेगी. अब जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, इस हीट से हम रेलवे ट्रैक, ब्रोकन मशीन पार्ट्स को हम जो है साफ मतलब इनको जॉइन कर सकते हैं.
मतलब दे आर यूज्ड, इतनी हीट है कि दे आर यूज्ड टू रिपेयर जो है वेल्ड, दे आर यूज्ड टू रिपेयर ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिक रिएक्शन। ये देखो कितनी हीट निकल रही है और इससे जो है रेलवे ट्रैक्स जॉइन हो जाते हैं। अब जो मेटल्स टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब वेरी रिएक्टिव मेटल, उन्हें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके उन्हें रिड्यूस किया जाता है। ये कौन से मेटल हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इनको डायरेक्ट हीटिंग से या रिड्यूसिंग एजेंट से हम तो अलग कर ही नहीं सकते, तो इनके लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। जब जैसे सोडियम है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस जो है एनोड पर आ जाती है। ये इसकी फिगर है। अब आपका हो गया कि मेटल्स भी बन गए। नेक्स्ट प्रोसेस कम रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब जो मेटल फॉर्म हुआ है उसमें थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटीज़ होती है। अब उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, हमें 100% प्योर मेटल चाहिए, तो हम मेथड यूज़ करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम मेटल्स टू ऑब्टेन प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। The most common method of refining of metal is electrolytic refining. In this method, a block of impure metal, इसमें क्या करते हैं कि जो मेटल आपने साफ करना है, जो impure metal है, उसको आप बनाओ एनोड। जो ऑलरेडी पहले से प्योर मेटल है उसको बनाओ कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वही सॉल्ट सॉल्यूशन होगा जो मेटल आपको साफ़ करना है। जैसे अब आप कॉपर मेटल आप साफ़ करना चाहते हो तो कॉपर सल्फाइड ही इलेक्ट्रोलाइट आप लोगे। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड एनोड एंड थिन प्योर कॉपर इज मेड कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट देखो क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है कि ये आपका इम्प्योर कॉपर है एनोड, ये ऑलरेडी प्योर है, आपने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी से आपने कनेक्ट किया, करंट ऑन हुआ, तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला हुआ है, इट डिसोसिएट इनटू कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन्स। कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो गया, सल्फेट अकेला रह गया। सल्फेट इससे फिर कॉपर लेगा, फिर कॉपर सल्फेट बनेगा, फिर इधर कॉपर जाएगा, और इस तरह इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू सारा कॉपर कैथोड पर पेस्ट हो जाएगा। और एनोड के नीचे जो इम्प्यूरिटीज़ कलेक्ट होंगी दैट आर कॉल्ड एनोड मड। नाउ कम एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय आर दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ metal with other metals or non-metals. For example, steel is an alloy of iron and carbon. Stainless steel, iron, carbon, cobalt, nickel, जो कहाँ यूज़ होते हैं? यूटेंसिल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ब्रास, कॉपर, जिंक कहाँ यूज़ होता है? फ्लावर वेस्ट, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए। ब्रॉन्ज इज़ यूज्ड। ब्रॉन्ज फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन्स कॉपर एंड टिन, मेडल्स और स्टैचूज़ बनाने के काम में आता है। सोल्डर टिन और लेड बनाने के काम में आता है। इफ़ वन ऑफ द मेटल ऑफ दिस एलॉय इज मर्क्यूरी देन इट इज़ कॉल्ड एमेल्गम। और एमेल्गम कहाँ यूज़ होता है? टूथ कैविटी में। जो हम कहते हैं ना टूथ कैविटी हो गई और हमने फिलिंग कराने जानी है, तो जो वहाँ पे क्या फिल किया जाता है? एमेल्गम। अब ये असाइनमेंट 4 है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।